अगली सुबह अक्षत सुबह सुबह ही पहुंच जाता है उस जगह पर जहां वो हर रोज भूमि के साथ सभी चीजों की प्रैक्टिस किया करता है। वो अब भूमि का इंतजार करने लगता है, लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती है पर भूमि नहीं आती है। अब अक्षत को पूरा यकीन हो जाता है कि भूमि उसे छोड़कर चली गई है। वो तो यहाँ ये सोचकर आया था कि शायद उससे कल भूमि मजाक कर रही थी, लेकिन अब उसे अच्छे से समझ आ चुका है कि वो कोई मजाक नहीं कर रही थी, बल्कि वो उसे छोड़कर जा चुकी है। वो अपना बेकार सा चेहरा बनाकर वापस आ जाता है। वो यहाँ वापस आने के अलावा कर भी क्या सकता था, क्योंकि मास्टर भूमि तो उसके बुलाने से आने वाली नहीं थी। इधर स्पीटी वैली सेक्ट में सेक्ट लीडर राजीव और वो रहे थे अक्षत से मिलने जाने के लिए। वो दोनों अब निकलने ही वाले थे कि राजीव कहते हैं, अगर तुमने जो भी कहा वह सब सच है कि सीनियर किसी ऊपर के ऊंची दुनिया पृथ्वी से आए हुए हैं, तब तुमने उनके सामने अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंक लिया था उनका स्टूडेंट बनने को कहकर। वामिका कहती है, यह आपकी बेटी की ना समझी थी। वो तो यह अच्छा हुआ कि सीनियर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, नहीं तो अगर वो गुस्सा हो जाते तो हमारे पूरे सेक्ट को अंजाम भुगतना पड़ता। वो दोनों ही अब जंगल में आ गए थे। वामिका कहती है, पिताजी हम पहाड़ों पर उड़कर क्यों नहीं चल रहे हैं, उससे तो हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। राजीव थोड़ा सख्त होते हुए कहते हैं, तुम क्या जानती हो? कुछ भी नहीं, हम ऐसे पैदल ही पहाड़ों पर चलकर उनको अपना रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। तुम्हें अभी दुनियादारी की बातें सीखनी होगी। हम ऐसे किसी से मिलने जा रहे हैं जो कि हमसे कई ज्यादा पावरफुल है, तो उड़कर जाना उनके डिसरिस्पेक्ट करना हुआ, समझ गई तुम। अगर हम उड़कर गए तो उन्हें बुरा भी लग सकता है, क्योंकि ये उन्हें इंसल्ट फील करा सकता है। वामिका एक झूठी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ समझ गई। वो सोचती है, ये अच्छा हुआ कि मैंने यह नहीं बताया कि मैं कल सीनियर के घर से उड़कर ही आई थी, नहीं तो उसके लिए पिताजी न जाने मुझे कितनी डांट लगाते। तभी राजीव कुछ हाथ में लिए वामिका से कहते हैं, अच्छा ये बताओ कि क्या तुम ये हमारे फैमिली की प्रेशियस खजाना गोल्डन लेखनी को, सीनियर को, अपने लाइफ बचाने के लिए उन्हें दे सकती हो? ये कहते हुए राजीव बड़े ही आशा भरी नजरों से वामिका को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से किसी चीज के लिए परमिशन ले रहा हो। वामिका थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, हालांकि ये गोल्डन लेखनी हमारे शर्मा फैमिली की बहुमूल्य खजाने में से एक है, पर फिर भी आपकी बेटी ये सीनियर को देने में डर रही है कि वो इसे पसंद भी करेंगे कि नहीं। राजीव उस गोल्डन लेखनी को बड़े निराशा से देखते हुए कहते हैं, सीनियर की नजरों में यह शर्मा फैमिली की गोल्डन लेखनी स्वाभाविक रूप से बेकार ही होगी, लेकिन हम अपनी रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए अपने बहुमूल्य खजाने में से एक तो उन्हें दे ही सकते हैं। वो ये कल रात से ही सोच रहे थे कि अगर वो कल सीनियर से मिलने जाएंगे तो खाली हाथ जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बहुत सोचा। तब उन्हें एक इस गोल्डन लेखनी की याद आई। वैसे भी उन्हें वामिका से पता चला था कि सीनियर को पेंटिंग और कैलीग्राफी में भी रुचि है, तो शायद वो इस गोल्डन लेखनी को भी पसंद कर ले। राजीव सोचते हैं कि हालांकि वह सियांग बीस्ट और बीस्ट ग्रुप अभी के लिए मेरी बेटी से डर कर चले गए हैं, लेकिन उनका कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो जल्द ही कुछ ना कुछ करके हम पर फिर से अटैक कर सकते हैं। ऐसे में हमें किसी ऐसे पावरफुल व्यक्ति का सपोर्ट चाहिए होगा जो हमारी मदद कर सके। जैसा कि सीनियर है, वो जरूर हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जैसी पावर वामिका उनके बारे में बता रही थी वो जरूर ही काफी पावरफुल होंगे। वैसे ये बीस्ट ग्रुप पहले ऐसे स्पीटी वैली सेक्ट पर अटैक नहीं कर रहे थे, ऐसा उन सब ने अभी हाल ही में करना शुरू किया है। पहले स्पीटी वैली सेक्ट की रक्षा उनसे 2 पीढ़ी ऊपर के एक पूर्वज कर रहे थे, जो कि मार्शल लेवल 9 पर थे, लेकिन उनकी मृत्यु 2 महीने पहले ही हो गई, जिसकी जानकारी जैसे ही बीस्ट ग्रुप को लगी, तब से वो अब जब मन करता तब स्पीटी वैली सेक्ट पर अटैक कर देते। दोनों चलते चलते अब अक्षत के घर के करीब आ गए थे। वामिक राजीव को हाथ से इशारा करते हुए कहती है, पिताजी वो देखिए, वो रहा सीनियर का घर, वो यहीं रहते हैं। राजीव वो घर देखकर अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं। उनके मुंह से निकलता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या है? अक्षत ने अपने घर के चारों ओर एक पतली सी नहर बनाई थी।
जिससे कि दूर की नदी के पानी आता रहे। इस नहर से ही वो अपने यहाँ के सभी जरूरत को पूरा करता था और उस पर उसने एक पुल भी बना रखा था। अरे वो बार बार इस नहर से थोड़ी ना होकर अपने घर जाएगा। राजीव उस पुल को छूते हैं तो उसमें से एक एनर्जी का कण निकलकर उनके शरीर में जाने लगती है। वो बड़बड़ाते हैं, अरे ये पुल भी एनर्जी से पूरा भरपूर है। और उनकी नजर उस नहर पर जाती है और वो कहते हैं, ये तो अपने साथ काफी मात्रा में एनर्जी लेकर बह रही है। ये पूरी जगह ही एनर्जी से भरी पड़ी है। ऐसी जगह तो कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही अच्छी है। यहाँ की एनर्जी बहुत ही शुद्ध और अच्छी है। वो दोनों पुल पार करते हैं और तभी राजीव की नजर किसी चीज पर पड़ती है और उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। उनके मुंह से निकलता है, ये क्या है? क्या ये वही हजारों साल पुराना सूर्यमंडल पेड़ नहीं है जो कहा जाता है कि सभी पेड़ों का पूर्वज है? और यह इस पर लिपटी हुई लताएं वही अमरबेल लताएं हैं जिसके कि हजारों साल पहले दो देवताओं में जब बैटल चल रहा था तब एक देवता ने इसके एक शाखा से दूसरे देवता को बांध दिया था। और यहाँ इस पर बैठा हुआ कोआ गोल्डन फ्लेम कोआ नहीं है। तभी उन्हें वो कोआ देखने लगता है जिसके देखने मात्र से ही राजीव की आत्मा हिल जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। वो अब काफी डर गए थे। अगर वो गोल्डन फ्लेम कोआ उसे कुछ देर तक और ऐसे ही देखता रहता तो तब तो उनकी आत्मा ही जलकर खत्म हो जाती। वामिका राजीव को इतना डरा हुआ और नीचे गिरा देख कहती है, पिताजी क्या हुआ है? आप ऐसे जमीन पर क्या कर रहे हैं? राजीव बड़बड़ाते हैं, ये पृथ्वी से आए सीनियर का घर तो काफी ज्यादा डरावना है। दरअसल अभी तक राजीव ने जो भी सब देखा था वो सब उसने अपने सेक्ट की लाइब्रेरी में पढ़ा था, जो उसके सेक्ट के कई पूर्वज ने लिखा था। तभी उन्हें इन सब चीजों का पता था। हालांकि उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जिनको उसने अपने सेक्ट की लाइब्रेरी में पढ़ा था वो कभी उन सभी चीजों को अपनी जिंदगी में सच में देख पाएगा। ऐसा तो उसके कई पूर्वज को भी मौका नहीं मिला था और यह सब बातें तो वामिका को पता ही नहीं थी। उसे इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, वो यहाँ के फैली हुई साफ एनर्जी को अच्छे से महसूस कर पा रही थी। इधर घर के अंदर आंगन में अक्षत आराम फरमा रहा था और टूथपिक से अपने दांत साफ कर रहा था। उसने अभी कुछ देर पहले ही तो खाना खाया था। तभी कोई डोर नॉक करता है। वो बड़बड़ाता है, कोई आया है क्या यहाँ पर? इतना कहकर वो अपना दरवाजा खोलता है और सामने वो वामिका को खड़े हुए देखता है, जो मुस्कुराते हुए कहती है, सीनियर अक्षत, माफ कीजिए आपको फिर से परेशान करने के लिए। अक्षत तो वामिका को देखते ही रह गया। आज वो कल से कई गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कल तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, पर आज वो तैयार होकर आई थी जिससे कि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और उसकी इस मुस्कान में तो जैसे अक्षत खो सा जाता है। तभी वो अपने होश में आता है और कहता है, अरे वामिका, तुम और ये कौन है तुम्हारे साथ जिन्हें तुम यहाँ लेकर आई हो? वामिका राजीव को आगे करते हुए कहती है, ये मेरे पिताजी हैं। इन्हें जब ये पता चला कि आपने मुझे बचाया था तो इन्होंने मुझसे कहा कि आपसे पास लाने को, ताकि आपको धन्यवाद कर सके। अक्षत राजीव को ध्यान से देखने लगता है। वो सोचता है, यह अंकल तो पसीने से भीगे हुए हैं और इनका पैर भी कमजोर लग रहा है, जो थोड़ा कांप भी रहा है। ये जरूर मेरी तरह ही मामूली इंसान होंगे। ये जरूर डर रहे होंगे तलवार पर उड़कर आने में। पर अक्षत को कौन बताएं कि राजीव इसलिए नहीं डरा हुआ था जैसा वो सोच रहा था। वो तो उसके सामने आने से थोड़ा नर्वस और डर गए थे, इसलिए ही उन्हें पसीने भी आ रहे थे और पैर भी कांप रहा था। और ये कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो भी एक कल्टीवेटर ही थे, मार्शल लेवल 5 की। राजीव अक्षत के मुंह में लिए गए टूथपिक को देखने लगते हैं, जिसे अक्षत मुंह में ही इधर उधर कर रहा था। वो उस टूथपिक को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये वास्तव में एक टॉप लेवल का हथियार है। और इसी के साथ उनका मुंह हैरानी में खुल जाता है और वो सोचते हैं कि मेरे स्पीटी वैली सेक्ट कि ये गोल्डन लेखनी भी टॉप लेवल के हथियार से नीचे आती है। अरे इसकी तो इस टूथपिक से तुलना भी नहीं की जा सकती है। कहाँ मेरी यह खजाना मिडिल ग्रेड और यह टूथपिक हाई ग्रेड की है। अक्षत राजीव को उसका टूथपिक देखते देख सोचने लगता है कि अरे मैं कैसे किसी का स्वागत अपने मुंह में टूथपिक लिए हुए कर सकता हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ?
ये तो गेस्ट का डिसरिस्पेक्ट करना हुआ। इतना सोचकर वो उसे बाहर बगल में ही थूक देता है और वामिका और राजीव दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर उसे ऐसा करते देखने लगते हैं। उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता और राजीव तो वामिका का हाथ पकड़ लेते हैं। राजीव सोचते हैं कि अरे बाप रे, इन्होंने टॉप हाई ग्रेड की हथियार को ऐसे जमीन पर थूक दिया जैसे कोई व्यक्ति सुबह सुबह मुंह साफ करने के लिए अपनी मुंह में पानी लेकर कुल्ला कर देता है। आखिर ये सीनियर है क्या चीज जो उनके लिए इसकी कोई कीमत ही नहीं है। अक्षत दोनों को हाथ से आगे चलने का इशारा करते हुए कहता है, वामिका और अंकल आप अंदर चलिए, कुछ चाय वगैरह पी लीजिए। वामिका हाँ करती है। यहाँ घर आए गेस्ट का ऐसे ही वेलकम किया जाता है, चाय या फिर सुगंधित हर्ब्स का काढ़ा देकर। राजीव कहते हैं, सीनियर ये अच्छा रहेगा कि आप मुझे ओल्ड राजीव बुलाए, ये आपको आसान रहेगा। अक्षत सोचता है क्या ओल्ड राजीव बुलाऊं और यह आसान रहेगा, कहीं इनके दिमाग का तार हिल तो नहीं गया है। अरे इससे अच्छा तो अंकल कहना ही ठीक था। और ये इतने भी ओल्ड नहीं हुए हैं जो उन्हें मैं ओल्ड कहूं। और मुझे ये सीनियर क्यों बुला रहे हैं? क्या मैं इनसे बूढ़ा दिखता हूँ? इन्होंने तो मेरा अपनी बेटी के सामने इंप्रेशन ही खराब कर दिया। खैर छोड़ो, उन्होंने जो कहा अब से मैं वहीं बुलाऊंगा। इतने में टॉमी आकर वह टूथपिक उठाकर वहां बगल में रखे टोकरी में रख देता है। ये टोकरी अक्षत कूड़ेदान के रूप में प्रयोग करता है। इतना करने के बाद टॉमी जीभ निकालकर अक्षत को ऐसे देख रहा था कि मानो उसने बहुत ही अच्छा काम किया हो। ये होते राजीव बस एक तक देखे जा रहा था। अक्षत हंसते टॉमी को शाबाशी देते हुए कहता है, ये मेरा डॉगी टॉमी है, इसे साफ सफाई काफी पसंद है। राजीव का ध्यान अब तक टॉमी पर नहीं गया था, वो तो बस उस टॉथपिक को ही देखे जा रहे थे। और जैसे ही वो टॉमी को देखते हैं तो उनके दिमाग के तार ही हिल जाते हैं, क्योंकि टॉमी मार्शल लेवल 9 के ऊपर का बीस्ट था, जो कि वो अच्छे से देख ही नहीं सकते थे कि वो कितने लेवल पर था। लेकिन जो भी हो, टॉमी के लेवल के ही प्रेशर से राजीव की जान जा सकती थी, इसलिए उसे देखकर तो राजीव घबरा जाते हैं। लेना वो जल्द ही अपने आप को संभाल लेते हैं। आखिर वो सेक्ट लीडर जो ठहरे, ऐसे सिचुएशन में अपने आप को संभाल कर रखने का उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस था। वो सोचते हैं कि ये कैसा नाम है टॉमी, लगता है यह उनकी दुनिया में ऐसा ही नाम चलता होगा। अक्षत दोनों को अंदर ले आता है। बाहर एंट्रेंस से देखने पर घर काफी छोटा लग रहा था, लेकिन अंदर से काफी बड़ा है। राजीव वहां का सब नजारा देखने लगते हैं। उनकी नजर एक पेड़ पर लगे फूलों पर जाती है और वो बड़बड़ाते हैं, ये वास्तव में पर्पल सूर्यफूल है, वो भी हाई क्वालिटी की। और ये छोटा तालाब तो पूरे एनर्जी से भरी पड़ी है। ऐसा लगता है कि ये कोई तालाब नहीं बल्कि एनर्जी का पूल है। ये पूरा बगीचा तो ऐसे सजाया गया है जैसे कि कोई स्वर्ग हो। अक्षत तो राजीव का चेहरा देखता है और मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है ये गार्डन में बड़ी मेहनत से तैयार किया है। इसमें मैंने अपनी सारी पृथ्वी वाली डिजाइन और भी कई चीजों का ध्यान रखा है, तो इस ओल्ड राजीव का तो ऐसे होना ही था। अक्षत कहता है, ओल्ड राजीव, क्या आप जानते हैं गार्डन डिजाइन और आर्किटेक्चर को? आपका क्या सोचा है मेरे इस गार्डनिंग के बारे में? राजीव अब सोचने लगता है कि सीनियर यहाँ एक मामूली इंसान की तरह रह रहे हैं, इसलिए मुझे भी एक मामूली इंसान की तरह ही जवाब देना चाहिए, नहीं तो शायद वो मुझे पसंद ना करें। मैं इन्हें यह नहीं कहूंगा कि यह सभी चीज जो उन्होंने गार्डन की है वह सब एक फॉर्मेशन के कोर की तरह काम कर रहे हैं, जो यहाँ एक अदृश्य कवच बना रहे हैं। और ये तालाब जिस जगह पर है वो उस कवच को चलने के लिए पर्याप्त रूप से एनर्जी दे रही है। और ये पर्पल सूर्यफूल के पेड़ हवा में फैली हुई एनर्जी को यहाँ एकत्रित कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ एनर्जी की भरमार है। राजीव कहते हैं, ये घर काफी अच्छे से बना है, ये आंगन काफी सुंदर है और ये पेड़ सही जगह पर लगाया गया है। अपने पिता को ये नासमझी वाली बातें करते सुनकर वामिका अपना चेहरा ढक लेती है। अक्षत तो पहले उन्हें हैरान होकर देख रहा था और फिर वो हंसने लगता है। वो अब कहता है, आप दोनों अंदर चलिए, चलिए हम चाय पीते हैं। वामिका अपने पिताजी का हाथ पकड़ लेती है। अक्षत सोचता है, ओल्ड राजीव एक साधारण किसान है, लगता है मैंने उनसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था।
भला उन्हें डिजाइन्स और आर्किटेक्चर के बारे में क्या ही पता होगा। अक्षत उन दोनों को भीतर लाता है और दोनों को चाय बनाकर देता है। उसमें उसने कई प्रकार की हर्ब्स और फूलों का प्रयोग किया था, जिसके वजह से उसकी खुशबू पूरी आंगन में घूम रही थी। और राजीव के मुंह से निकलता है, वाह क्या खुशबू है इसकी। और वो चाय पीने लगते हैं। जैसे ही राजीव ने वो चाय पी, उनके मुंह से निकला, लाजवाब क्या चाय है। आज से पहले मैंने ऐसी चाय नहीं पी थी। और तभी उन्हें अपने शरीर में कुछ महसूस होता है और वो सोचते हैं इस चाय में इतनी शुद्ध एनर्जी एकदम साफ रूप में थी। ये तो काफी भयानक है और इसमें इतनी शक्ति है कि यह मेरे पूरे शरीर में फ्लो कर रही है, पूरे नाड़ियों में बह रही है। मैं इसे अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ। क्या ये मेरे आंतरिक रूप से लगे चोटों को ठीक कर रही है और पुराने घाव को भी? ये चाय नहीं, अमृत है। अमृत, ये तो चमत्कार हो गया। इसने तो मेरी कल बैटल में लगी चोटें ही ठीक नहीं हो गई, बल्कि कई पुराने छोटे भी ठीक हुई, जिसके इलाज के लिए मैंने कितने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया था। राजीव कहता है, सीनियर अक्षत, आपकी चाय बहुत ही लाजवाब है। ये टेस्टी नहीं, सुपर टेस्टी है। तभी अक्षत उनके कप में और चाय डाल देता है। राजीव उसे इसके लिए धन्यवाद करते हैं। उन्हें नहीं लगा था कि उन्हें चाय दोबारा से मिल जाएगी। राजीव वामिका की तरफ देखने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या वामिका ने पहले ही चाय पी ली। देखने से लग रहा है पीने के बाद से ही उसकी आत्मा और भी स्थिर हो गई है। इस समय वामिका का चेहरा लाल पड़ गया था। वो अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो अपने आत्मिक क्षेत्र में पहुंच गई थी। आत्मिक क्षेत्र वो जगह होती है जहां शरीर की आत्मा रहती है। कल्टीवेटर दो प्रकार से कल्टीवेशन करते हैं, एक शरीर की और दूसरी आत्मा की। और कई कल्टीवेटर दोनों की करते हैं। शरीर की कल्टीवेशन को कई लेवल में है, जैसे मार्शल लेवल, और आत्मा का लेवल कल्टीवेशन थोड़ा अलग है। उसमें जिसका जितना ऊंचा कल्टीवेशन होगा उसका उतना ही बड़ा आत्मिक क्षेत्र होगा। इस आत्मिक क्षेत्र की खासियत यह होती है कि इसमें आने वाले सभी अटैक अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। और यही क्षेत्र वामिका का अब तक जो 1 इंच था वह बढ़कर अब 12 इंच हो गया था, जो कि किसी मार्शल लेवल 7 के कल्टीवेटर के लिए थोड़ा मुश्किल था, या कहें कि बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ऐसे कर पाने वाले लोग बहुत कम होते थे। ऐसा सिर्फ वही कर पाते थे जो आत्मा कल्टीवेशन करते थे। लेकिन वामिका तो बॉडी कल्टीवेशन करती थी, इसलिए ही वामिका का चेहरा लाल हो गया था और वो अजीब सी हरकतें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आत्मिक क्षेत्र को स्टेबल कर ही नहीं पा रही थी। उसके मुंह से निकलता है, आपकी कल्टीवेशन लेवल क्या है? अक्षत उसकी बात सुनकर थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, अच्छा वामिक, क्या तुम्हारे पास कल्टीवेशन जांचने की शक्ति स्टोन है? उसकी यह बात सुनकर वामिका अपने आत्मिक क्षेत्र से बाहर आ जाती है। उसके पसीने छूट रहे थे। वो सोचती है, मैं न जाने अभी और क्या करने वाली थी, जिसे शायद फिर से वो मुझे माफ नहीं करते। वो तो अच्छा हुआ कि सीनियर ने आवाज लगाकर मुझे आत्मिक क्षेत्र से बाहर बुला लिया। उन्होंने मुझे जरूर देख लिया होगा कि मैं आत्मिक क्षेत्र में कमजोर पड़ रही हूँ, इसलिए ही उन्होंने मेरी मदद की। वो अपना हाथ आगे करती हैं और कहती हैं, हाँ मैंने उसे रखा है। इतना कहकर वो हाथ आगे करके अपने रिंग से एक बड़े से स्टोन को निकाल लेती है। अक्षत यह देखकर सोचने लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि कल्टीवेटरों के पास एक ऐसी स्टोरेज रिंग होती है जिसमें वो एक पहाड़ को भी रख सकते हैं। इसका मतलब यह बात सही थी। स्टोरेज रिंग एक प्रकार का खजाना होता है जिसके अंदर काफी सारी जगह होती है। बहुत कल्टीवेटर अपनी सभी जरूरत की चीज स्टोर करके रखते हैं। वो इस प्रकार की होती है कि दिखती तो रिंग ही है, पर उसके अंदर काफी जगह होती है। शक्ति स्टोन सामने ही था। ये एक प्रकार का स्टोन होता है जो कि कल्टीवेटर की कल्टीवेशन जागृत होने से लेकर उसकी लेवल तक को बताता है। इस पर हाथ रखते ही कुछ नंबर आ जाते हैं। इस पत्थर को रिफाइन करके ऐसा बना दिया जाता है। वामिका कहती है, अक्षत सर, आप इस लाल वाले जगह पर अपना हाथ रख दीजिए। अक्षत वैसा ही करता है। वो उस पर हाथ रख देता है, एक लंबी सांस लेकर। वो अब सोचता है, अगर मेरी कल्टीवेशन पावर जागृत हो गई होगी तब मैं सेक्ट से जुड़ूंगा और वहां के टीचर्स से सब कुछ सीखूंगा और फिर मेहनत करके पावरफुल इंसान बन जाऊंगा।
फिर वहीं किसी लड़की से शादी कर लूंगा, इसके बाद तो अपनी लाइफ सेट है। ये सब सोचते हुए वो मन ही मन खूब खुश हो रहा था। उसे हाथ रखे कुछ टाइम बीत जाते हैं, लेकिन उस शक्ति स्टोन पर कुछ भी नहीं आया। ऐसे ही काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है, लेकिन अभी भी उस शक्ति स्टोन में कुछ भी नहीं आता है। राजीव और वामिका तो बस उसे ऐसे ही देखे जा रहे थे कि कब उन्हें सीनियर अपनी असली कल्टीवेशन पावर दिखाकर शॉक करेंगे। अक्षत कहता है, यह शक्ति स्टोन में काफी समय से इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या ये है कि मेरा कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं हुआ है, यानी कि 0 कल्टीवेशन। वामिका तो अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेती है। वो शॉक का एंटर कर रही थी, पर इस शॉक का नहीं। वो अब सोचती है कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। क्या एक महान एक्सपर्ट का कल्टीवेशन पावर जागृत नहीं है? 0 कल्टीवेशन कैसे हो सकता है? अक्षत एक सांस छोड़ता है और फिर बाहर जाने लगता है। वो सोचता है, इससे कोई दो राय नहीं है कि मास्टर भूमि मुझे क्यों छोड़कर चली गई। मैं कचरा जो ठहरा। इतना सोचकर वो बाहर जाने लगा। अक्षत अब बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही वामिका धीरे से राजीव से कहती है, पिताजी, सीनियर के पास कोई कल्टीवेशन तो है ही नहीं। उनका कल्टीवेशन तो 0 है। ये कैसे हो सकता है? भला सीनियर का कल्टीवेशन 0 कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही पावरफुल है। राजीव भी धीरे से कहते हैं, हाँ, ये कैसे हो सकता है, तुम ही सोचो। वो जरूर ये दिखाना चाहते हैं कि उनके अंदर 0 कल्टीवेशन है। वो एक मामूली इंसान है। ये टेस्ट उन्होंने इसलिए ही हमारे सामने किया ताकि हम भी ये मान ले। उन्होंने जरूर किसी टेक्निक से अपनी पूरी कल्टीवेशन पावर को सील करके रखा है। सच में वो बहुत महान है। वामिका कहती है, पर पिताजी, ऐसा करने का क्या फायदा कि वो 0 कल्टीवेशन वाले व्यक्ति हैं। राजीव अब खड़े होकर सामने की दीवार को देखते हुए किसी ज्ञानी व्यक्ति की तरह कहते हैं, तुम नहीं जानती कि एक्सपर्ट लोग अपनी जिंदगी के अनुभव और अपने दिमाग को और साफ करने के लिए पूरे कॉन्टिनेंट का भ्रमण करते रहते हैं। और कई लोग एक ही जगह पर किसी मामूली से इंसान की तरह रहते हैं ताकि वो खुशी, गुस्से और गहरे दुख को समझ सके, क्योंकि वही सब भावनाएं समझने में कठिन होती हैं। इससे वो इस दुनिया को और अच्छे से समझ सकेंगे। वामिका कहती है, पिताजी, आपका गहरे दुख से क्या मतलब है? मैं कुछ समझ ही नहीं। राजीव कहते हैं, किसी मार्शल कल्टीवेटर के लिए क्या जरूरी होता है? उसका कल्टीवेशन पावर, उसका लेवल। तुम सोचो कि अगर कोई कल्टीवेटर अपना कल्टीवेशन 0 करके मामूली इंसान बनकर रह रहा है तो ये कितना कठिन और परेशानी वाला होगा। उनकी जिंदगी कैसी होगी? कोई भी कल्टीवेटर उनका मजाक उड़ाता होगा तो कैसा लगता होगा? सच में सीनियर तो सीनियर है। वो अपने अनुभव के लिए कितनी बेकार की मामूली इंसानों वाली जिंदगी जी रहे हैं। इतना कहकर राजीव वामिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटी, अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम। वामिका कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है पिताजी? राजीव कहते हैं, यही कि तुम सीनियर की यह जिंदगी जीने में मदद करो, उन्हें अच्छा फील कराओ। उनकी इस मामूली जिंदगी के अनुभव में तुम उनका साथ दो। वामिका धीरे से कहती है, उनका साथ दूं? इतना कहकर वो अपना सिर नीचे कर लेती है। उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। राजीव कहते हैं, जाओ, अच्छा, अब तुम उनके पास जाओ और वह गोल्डन लेखनी उन्हें गिफ्ट कर दो। वामिका हाँ में सिर हिलाकर बाहर जा रही थी कि उसकी नजर सामने के शक्ति स्टोन पर पड़ती है। वो उसे झट से अपने स्टोरेज रिंग में रख लेती है, लेकिन उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता कि उस शक्ति स्टोन पर कई जगह से क्रैक आ गया है। इधर जब ये दोनों अंदर बातें कर रहे थे तो अक्षत बाहर चल रहा था। वो सोचता है, मैंने तो सोचा था कि मैं मास्टर की मदद से कल्टीवेशन करना सीख जाऊंगा, जब वो मेरी कल्टीवेशन पावर को जागृत करने में मदद करेंगी, लेकिन वो ऐसा करने से पहले ही चली गई। मास्टर, आप कहां चली गई हैं? मुझे छोड़कर, अपने इस प्यारे और हैंडसम स्टूडेंट को छोड़कर। तभी वो आसमान की ओर देखते हुए गुस्से से चिल्लाता है, भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। मैं कोशिश करता रहूंगा। इतना कहकर वो ईश्वर को गाली देने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो घुटने पर आकर माफी मांगने लगता है। भगवान, मुझे माफ करना। मैं गुस्से में था तो बोल गया,
आप उसे दिल से मत लगाइएगा। मैं तो पागल हूँ, ऐसे ही फालतू की बकवास करता रहता हूँ। प्लीज आप मेरी कल्टीवेशन पावर को जागृत कर दीजिए। इसके बाद मैं आपकी रोज पूजा करूंगा। प्लीज भगवान, प्लीज यही कर दीजिए। जैसे मुझे इस दुनिया में भेज दिया है तो बस इतना छोटा सा काम और कर दीजिए। इतना कहकर वो अपना सर बार बार जमीन पर झुकाता है। इधर वो यह सब कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके चिल्लाने की वजह से पूरे जंगल में डर का माहौल बन गया है। सभी खूंखार से खूंखार बीस्ट और मामूली जानवर सब छुप गए हैं। पूरे जंगल में एकदम से शांति छा गई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी शेर ने दहाड़ दिया हो, जिससे पूरा जंगल ही हिल गया है। अक्षत के इस आवाज में इतनी पावर थी कि ब्लैक पैंथर बीस्ट, जो यहाँ के कुछ एरिया को रूल करता है, वो डर से अपने गुफा में छिप गया था और थर-थर कांप रहा था। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पावरफुल बीस्ट कोई था तो वो था अक्षत का डॉगी टॉमी, और सूर्यमंडल पेड़ पर बैठा वो ग्लोडेन फ्लेम कोआ है, जो एक ही बार में पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकता है। वामिका अक्षत को अजीब हरकतें करती देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी जो सीनियर कुछ चिल्ला रहे थे, वो अचानक से ये क्या कर रहे हैं। क्या यह कोई उनका सीक्रेट टेक्निक है जिसकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? वामिका ने धीरे से कहा। वामिका उसके पास जाकर बड़ी ही मीठी आवाज में कहती है, अक्षत सर, क्या आप ठीक हैं? उसकी आवाज सुनकर अक्षत तुरंत ही खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े झाड़ने लगता है। वामिका कहती है, अक्षत सर, हो सकता है कि जो मैं शक्ति स्टोन लाई थी उसमें कोई गड़बड़ी हो, तो आप निराश मत होइए। आप एक नॉर्मल इंसान की तरह भी रह सकते हैं। अक्षत वामिका की तरफ देखता है, जो हल्की सी स्माइल कर रही थी। ये देखकर तो अक्षत की धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल बाहर आकर अभी डांस करने लगेगा। वो सोचता है, अरे यार, ये कितनी क्यूट लग रही है, ये कितनी प्यारी है, जो मुझे फेल होने पर सांत्वना दे रही है। वामिका अपनी स्टोरेज रिंग से वो गोल्डन लेखनी निकालकर अक्षत को देते हुए कहती है, ये आपके लिए है। पिताजी ने कहा था, यह हमारे परिवार की बहुमूल्य खजाने में से एक गोल्डन लेखनी है। ये मेरी जान बचाने के लिए है। प्लीज आप इसे ले लीजिए। कृपया करके इसे लेने से मना मत कीजिएगा। आप इससे कैलीग्राफी कर सकते हैं। कैलीग्राफी का मतलब होता है शब्द लेखन कला, जिससे सुंदर मतलब वाले शब्दों को बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा जाता है। अक्षत वो गोल्डन लेखनी को हाथ में लेकर देखने लगता है और सोचता है, इतनी प्यारी लड़की ने मुझे दिया है, मना तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। ये काफी हल्की है और हाथ में पकड़ने में आसान है। ये बहुत ज्यादा तो महंगा नहीं होगा, तो मैं इसे रख सकता हूँ। थोड़ी दूरी पर राजीव यह देख रहे थे। वो अक्षत का चेहरा देखकर सोचते हैं, उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। जरूर यह गोल्डन लेखनी सीनियर के लिए मामूली चीज होगी। वामिका अक्षत से कहती है, अच्छा अक्षत सर, अब हम चलते हैं, काफी टाइम हो गया है और हम अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। अक्षत कहता है, ठीक है। तभी राजीव बोल पड़ते हैं, सीनियर, क्या मैं आपकी कूड़ेदान का कचरा बाहर फेंक दूं? अक्षत यह सुनकर तो अजीब सा चेहरा बना लेता है। भला कोई उसका कचरा क्यों फेंकने लगा? वो कुछ कहता कि उससे पहले ही राजीव उसका कचरा हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं, ठीक है फिर, अब हम चलते हैं। अक्षत तो उनके ऐसा करने से थोड़ा हैरान था। वो सोचता है, लोग कब से दूसरों का कचरा फेंकने में इंटरेस्टेड होने लगे। अक्षत अब होश में आता है और कहता है, चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को बाहर तक छोड़ देता हूँ। राजीव कहते हैं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अक्षत कहता है, अच्छा ठीक है, आप दोनों यहाँ चाहे जब आ सकते हैं, आपका यहाँ हमेशा से वेलकम है। राजीव और वामिका अब वहां से हंसते और मुस्कुराते चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अक्षत सोचता है, वो कितनी प्यारी लग रही थी आज, उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। अरे रे रे अक्षत, तू ये सब क्या सोचे जा रहा है? ये सब अपने दिमाग से निकाल और चलकर सो जा। वैसे भी कोई काम तो है ही नहीं तुझे करने के लिए। दूसरी तरफ स्पीटी वैली तलवार सेक्ट के बगल सियांग बीस्ट सेट के हाल में कुछ चर्चा चल रही थी। सामने की एक ऊंचे थ्रोन पर काफी बड़ा और हट्टा कट्टा सियांग बीस्ट बैठा था। इसका नाम खटक सियांग है।
वैसे यह सियांग बीस्ट की प्रजाति का है। सभी बीस्ट इंसानी भाषा नहीं बोल सकते हैं सकता, सिर्फ समझ सकते हैं, वो सिर्फ बीस्ट भाषा ही बोल सकते हैं। लेकिन ये सियांग बीस्ट इंसानों की भाषा बोल और समझ दोनों सकते हैं, तभी तो ये यहाँ के राजा बने हुए हैं। वो ईगल बीस्ट भी जो वामिका को बोल रहा था, वह सब भी बीस्ट भाषा में था। सियांग बीस्ट ऐसा कर पाने में सक्षम थे क्योंकि उनके पास उनकी पुरानी ब्लड लाइन थी। मतलब यह था कि वो बहुत ही पुराने बीस्ट की श्रेणी में आते हैं जो हजारों साल पहले बहुत ताकतवर हुआ करते थे। ऐसे ही और भी कई बीस्ट प्रजातियां हैं जिनके पास उनकी ब्लड लाइन होती है। वो सियांग बीस्ट का राजा खटक कहता है, तुम कह रहे हो कि वो लड़की जिसकी आधे दिन पहले कल्टीवेशन मार्शल लेवल 4 थी, वो आधे दिन बाद मार्शल लेवल 60 पर पहुंच गई है। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। उसके सामने खड़ा वही सियांग बीस्ट जो स्पीटी वैली तलवार सेक्ट बैटल में बीस्ट ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था। इसका नाम लटक सियांग बीस्ट है, जो कि यहाँ का राजकुमार यानी खटक सियांग बीस्ट का बेटा है। वो कहता है, हाँ पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर उसे कुछ ऐसा अवसर या कोई चीज मिल गई थी जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाई। क्या सच में? उस थ्रोन पर बैठे सियांग बीस्ट ने एक सीरियस आवाज में कहा। सियांग बीस्ट इंसानों की तरह ही शारीरिक बनावट में होते हैं, बस उनका कद इंसानों से ऊंचा होता है और उनके दांत भी बाहर की ओर होते हैं, जो कि उन्हें थोड़ा डरावना बनाता है। और इनका लेवल बढ़ने पर इनके सींग भी आ जाते हैं। थ्रोन पर बैठे खटक सियांग बीस्ट की एक डरावनी आवाज आती है। क्या सच में? ऐसी आवाज सुनकर तो सामने खड़ा उसका बेटा डर जाता है। वो जानता है कि उसके पिता कितने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं। वो घबराते हुए कहता है, जी जी पिताजी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। उसके लेवल पर कर जाने की वजह से ही हमें वापस आना पड़ा, नहीं तो हम बैटल जीत ही चुके थे। खटक सियांग बीस्ट अब सोचने लगता है कि ऐसा तो मेरे सीनियर भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जरूर कोई बड़ा ही प्रीशियस खजाना उसके हाथ लग गया होगा। वो कहता है, ठीक है, अच्छा तुम अब जा सकते हो, सभी अब यहाँ से जा सकते हैं। जो भी करना होगा मैं आप सभी को बाद में बता दूंगा। सभी बीस्ट अब उस हॉल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। कुछ तो बड़बड़ाते जा रहे थे कि जरूर हमारे किंग इस पर गहराई से सोचेंगे। हमें ऐसे चीज को हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। तो सबके जाने के बाद खटक सियांग बीस्ट कहता है, इस पर आपका क्या कहना है सीनियर? तभी वहां उसके थ्रोन के पीछे से एक काली धुंध के साथ एक परछाई आती है जो कि बहुत ही डरावनी लग रही थी। वो कहता है, मैंने ऐसा सुना है कि स्पीटी वैली के कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा वैल्यूएबल खजाने हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं। वो सब बहुत ही यूनिक और हाई ग्रेड की खजाने होते हैं। खटक कहता है, सीनियर धुंधकारी, अब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हम उन पर अटैक करके उनका वो खजाना हासिल कर लें? वो परछाई जिसका नाम धुंधकारी है, वो कहता है, नहीं, ऐसा मत करो, बल्कि यह करो कि आसपास के दूसरे सेक्ट में यह अफवाह फैला दो कि स्पीटी वैली सेक्ट को कोई बहुत बड़ा खजाना मिला है जिसकी मदद से कोई भी मार्शल लेवल 9 के ऊपर बड़े ही आसानी से पहुंच जाएगा। खटक कहता है, सीनियर, आपका क्या मतलब है? क्या आप उन सब में बैटल कराना चाहते हैं? धुंधकारी कहता है, हाँ, बस तुम देखते जाओ, तुम्हें बस बाद में चलकर सब कुछ लूटना है। यह सुनकर तो खटक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। धुंधकारी भी जोर जोर से हंसने लगता है। इतना कहने के बाद वो वापस से खटक के थ्रोन के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ बीच रास्ते में अब राजीव और वामिका रुक जाते हैं और राजीव कहते हैं, बेटी, अब मैं इस कचरे से वो हाई ग्रेड की टूथपिक हथियार बाहर निकाल रहा हूँ। वामिका कहती है, जी पिताजी, मैं तैयार हूँ। राजीव अब सारा कचरा नीचे गिरा देते हैं और उनमें से वो चमचमाता टूथपिक उठा लेते हैं, जिसे उठाते ही उन्हें समझ आता है कि यह कितना भारी है। उसका वजन करीब 100 किलो के बराबर का था, जिसे लेवल 3 के नीचे का कोई व्यक्ति उठा ही नहीं पाता। वो उसमें से निकल रहे हाई लेवल की एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। वो हैरानी से कहते हैं, ये कितना भारी और कितना शक्तिशाली है। सच में सीनियर का टूथपिक भी एक पावरफुल हथियार है। इसकी मात्रा एक अटैक से ही इस पूरे पहाड़ में होल हो सकता है। ये सुनकर तो वामिका अपने मुंह हैरानी भरा बना लेती है। वो कहती है, सच में सीनियर के खजाने तो बहुत ही डरावने और पावरफुल है।
राजीव कहते हैं, मैंने तो सोचा था कि मैं सेक्ट वापस लौटकर शांति से सिर्फ लीडर का पद छोड़कर एकांत में चला जाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। सीनियर चाहते हैं कि मैं यह टूथपिक लेकर अपने सेक्ट को संभालूं और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाऊं। वामिका अजीब सा चेहरा बनाकर धीरे से कहती है, आप ये क्यों नहीं कहते कि आप सेक्ट लीडर का पद छोड़ना ही नहीं चाहते? इसमें सीनियर को क्यों घसीट रहे हैं? वामिका का कहना सही था। राजीव ने कई बार कहा था कि वो सेक्ट लीडर का पद छोड़ना चाहता है, लेकिन आज तक छोड़ा नहीं। तभी वामिका एक थैली ओपन करती है। उसमें से एक सुगंध उनके आसपास घूमने लगती है, जिसके कि दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। दरअसल अक्षत ने ये वामिका को खाने के लिए दिया था। इसमें उसने इस दुनिया की एक डिश तैयार की थी, वह भी अपने मसाले के साथ, जिसकी वजह से इसमें एक अलग ही खुशबू आ रही थी। अक्षत जब यहाँ आया था तो उसे अपने यहाँ की भारतीय मसाले की बड़ी याद आती थी, क्योंकि यहाँ के खाने में वो स्वाद ही नहीं होता था। तो उसने जंगल में ढूंढना शुरू किया तो उसे उसके ही जैसे स्वाद और सुगंध वाले कई पौधे और वनस्पतियां मिली, जिसके बाद उसने उनकी खेती की और उसका मसाला तैयार किया। हालांकि उसे जितना पता था वो वैसा ही करता था, क्योंकि उसे पूरे मसाले का ज्ञान तो था नहीं, तो वो जैसे तैसे उन्हें मिलाकर तैयार कर दिया। हाँ, इसका टेस्ट और महक पृथ्वी के मसाले के जितना तो अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ से तो कई गुना अच्छा है। वो अब इन्हीं मसाले को पास के मार्केट में बेचा करता था, जिससे कि वो अपनी जरूरत की चीज वही मार्केट से ले लिया करता था। वामिका उसे राजीव को देते हुए कहती है, पिताजी आप ये खा लीजिए, वैसे भी आपने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। राजीव तो वो सुगंधित अक्षत के हाथों का बना डिश खाना तो चाहते थे, पर वो अपनी बेटी को दिया गया कैसे खा सकते थे? वामिका राजीव को हिचकिचाते देख कहती है, पिताजी क्या हुआ, आप ये खा क्यों नहीं रहे हैं? आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। वामिका के रिक्वेस्ट पर राजीव वो खाने लगते हैं। उसका जैसे ही एक बाइट उनके मुंह में गया तो उनके मुंह से निकल ही गया। वाह क्या टेस्ट है, ऐसा डिश तो मैंने आज तक नहीं खाया था। वो अब उसे जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। जैसे ही वो खाकर खत्म करते हैं, वैसे ही उनके शरीर में एनर्जी की तूफान आ जाती है, जो उन्हें ऊपर धकेल रही थी। मतलब यह था कि वह एनर्जी की तूफान इतनी बड़ी थी कि वो राजीव को अगली लेवल पर धकेल रही थी। तभी एक झटके के साथ राजीव लेवल पार हो जाता है। वो अब मार्शल लेवल 5 से मार्शल लेवल 6 की शुरुआती स्टेज पर आ गए थे। वो खुश होते हुए कहते हैं, मैंने लेवल पार कर लिया। सीनियर का डिश तो कमाल का था, उसने मुझे एक लेवल पार करा दिया। वो अपने घुटने पर आकर अक्षत को इसके लिए धन्यवाद करने लगते हैं। इधर अक्षत लेटा ही था कि उसे जोर की छींक आ जाती है। वो कहता है, भरी दोपहर में मुझे कौन याद कर रहा है? वामिका भी इससे खुश थी। वो अब न जाने क्या अक्षत के बारे में सोच रही थी, जिसकी वजह से उसका गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। तभी वो नमे सिर हिलाते हुए बड़बड़ाती है, ये तू क्या सोचे जा रही है वामिका? सीनियर के बारे में तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। दोनों अब वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अगली सुबह अक्षत तैयार होकर मार्केट जाने लगता है। उसे कुछ घर के सामान लेने थे और अपने तैयार किए गए मसाले को बचना भी था। तभी वहां टॉमी आकर भाव भाव करने लगता है और वो गोल्डन फ्लेम कौआ काम काम करते हुए अक्षत के बगल के रखे टेबल पर बैठ जाता है। अक्षत उसके माथे को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अरे मेरे प्यारे काले कौवे। वो भी अब अपनी आंखें बंद करके अक्षत के प्यार से सहलाने का मजा लेने लगता है। तभी टॉमी अक्षत के पैरों से अपने आप को रगड़ने लगता है, तो अक्षत उसे भी सहलाने लगता है। वो कहता है, अच्छा तुम दोनों यहीं घर का ध्यान रखना, मैं मार्केट से होकर कुछ देर में आता हूँ। इतना कहकर अक्षत वहां से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद वो कौवा कहता है, मास्टर ने मेरा नाम लिया और मुझे प्यार से सहलाया भी। वह पल कितना आनंददायक था। टॉमी कहता है, तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मास्टर तो रोज मेरा नाम ही पहले लेते हैं। मैं उनके दिल में नंबर 1 पर हूँ। और तुम्हारा नाम लिया, वैसे मास्टर ने तुम्हारा नाम ही काला कौवा रखा है, ये थोड़ा फनी नहीं है।
वो कौवा कहता है, इसमें कौन सी फनी बात है, मास्टर मुझे कुछ भी कहकर बुलाए, मुझे वो पसंद है। वैसे उन्होंने तुम्हारा नाम टॉमी रखा है, यह भी कोई नाम है? इससे तो अच्छा मेरा ही नाम काला कौवा सही है। कम से कम उससे तो मेरे बारे में पता तो चलता है। लेकिन तुम्हारा क्या टॉमी? टॉमी? हाँ हाँ हाँ। अपने ही नाम का मजाक बनते देख टॉमी को अच्छा नहीं लग रहा था। टॉमी अपना एनर्जी का प्रेशर काले कौवे पर डालने लगता है तो कौवा कहता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? जानते हो ना कि मैं भी तुम्हारे बराबर की ही लेवल पर हूं, तो ये सब करना बेकार है। तभी किसी की दर्द भरी आवाज आती है, मास्टर ने आज फिर से मुझे इग्नोर कर दिया। उन्होंने तो मुझ पर एक नजर तक नहीं डाली। भला कोई इतनी सुंदर और हॉट लड़की को कैसे इग्नोर कर सकता है? ये बोलने वाली एक पुरानी ब्लड लाइन की मकड़ी थी जो अपने वेब के सहारे पेड़ से नीचे उतर रही थी। उसे देखकर तो टॉमी कहता है, क्या कहा तुमने लड़की? वह भी सुंदर और हॉट? देखकर ही तुम पर उल्टी आ जाएगी और अपने आप को सुंदर कह रही हो। ये सुनते ही तो वो मकड़ी जोर जोर से रोने लगी और कहती है, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? तभी तो मास्टर मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी ब्यूटी पर पता नहीं कितना टाइम खर्च करती हूं और फिर मास्टर का इंतजार करती हूं कि वो एक बार मेरी तरफ देखें, लेकिन मैं फिर भी सुंदर नहीं हूं। अब मैं क्या करूं? मास्टर अब मेरी तरफ तो एक बार भी नहीं देखेंगे। अब मैं क्या करूं? उस मकड़ी को रोता देख वह काला कौवा कहता है, अरे तुम रो क्यों रही हो? वो मकड़ी कहती है, अरे तुम्हें क्या पता, जब कोई लेडी अपने चाहने वाले के लिए घंटों बैठकर मेकअप करती है और वो व्यक्ति जिसके लिए उसने ये सब किया है वो एक नजर भी न देखे तो कितना बुरा लगता है। ये सुनते ही तो टॉमी जमीन पर लौट पोट कर हंसने लगता है। वो कहते हैं, क्या मस्त जोक मारा है तुमने बहन। उसे मजाक उड़ाते देख वो मकड़ी गुस्सा करने लगती है। वो बस कुछ करने ही वाली थी कि तो वो काला कौवा समझाता है, अरे चिंता मत करो, ये टॉमी तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है। तुम हमेशा से अपने इन वेब से कपड़े बनाकर मास्टर को गिफ्ट करके चली जाती हो, कभी सामने से भी उन्हें दे दिया करो। वो एक नजर तो तुम पर देख ही लेंगे और शायद से तब वो तुम्हें भी हमारी तरह प्यार करने लगे। वो मकड़ी कहती है, मुझे मास्टर के सामने जाने से शर्म आती है। ये सुनकर तो अब कौवा अपना सिर हिलाने लगता है। वो सोचता है ये बीस्ट ही है कि कोई इंसान जो हमारे बीच मकड़ी का भेष बनाकर रह रही है। भला इसके अंदर इतनी ज्यादा इंसानी भाव क्यों है? इसका तो अब कुछ भी नहीं हो सकता अगर ये ऐसे ही रहेगी। वो कहता है, तुम मास्टर से ऐसे शर्माओगी तो भला उनसे मिलोगी कैसे? और एक बात मुझे तो ऐसा लगता है कि मास्टर जरूर तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं। उन्हें तो पता ही होगा कि तुम भी यहाँ पर रहती हो। वो मकड़ी अब एकदम चुप हो जाती है और फिर एकाएक कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है। मुझे हमेशा मास्टर के टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी टॉमी थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मास्टर बहुत ही दयालु है। मैं 3 साल पहले उन्हें जंगल में मिला था। उस समय मैं बहुत ही घायल था, मैं तो चल भी नहीं पा रहा था। तब उन्होंने मेरा ध्यान रखा यहाँ लाकर। मैंने उस समय उन्हें काफी चोट पहुंचाई थी, लेकिन तब भी उन्होंने मेरा ध्यान रखा। कोई और होता तो वो मुझे उसी वक्त खत्म करके मुझे बाजार में बेच देता। मार्केट में कई बीस्ट को बेचा भी जाता है, उन्हें जिंदा या फिर मारकर, क्योंकि उनसे कई प्रकार के कल्टीवेशन में उपयोगी चीज बनाई जाती है, जैसे कई मेडिसिन और हथियार। तभी काला कौवा भी कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे वो दिन याद है। वो दिन मेरे लिए सबसे खराब और सबसे अच्छा दिन दोनों ही था। उस दिन मुझे मेरे ही जाति वालों ने पावर न होने के कारण जाति से निकाल दिया था और मेरे माता पिता ने मुझे एक बार भी पीछे मुड़कर देखा नहीं और रास्ते में तो मुझे मेरी ही जाति वालों ने हमला करके मारना चाहा। मैं बड़े ही मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाते भाग पाया। मैं यहाँ के जंगलों के पास आ गया था। मैं बस उड़े ही जा रहा था, उड़े ही जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं काफी घायल और भूखा प्यासा था और ऊपर से कमजोर भी था, जिसकी वजह से मुझे चक्कर आ गए और मैं नीचे गिरने लगा। और तब तुमने मुझे अपने मुंह में भरकर मास्टर के पास ले गए। टॉमी उसे देखकर हंसते हुए दांत दिखाने लगता है। मैंने तो अपने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, भला मैं जीकर करता भी क्या।
मेरे पास ना ही ताकत थी और ना ही कोई जीने की वजह, इसलिए मैंने हार मान ली थी और तुमसे बचाव करने की कोशिश नहीं की। तुम तो मुझे खाने वाले थे, लेकिन मास्टर तो दया के सागर है, उनसे मेरी हालत देखी नहीं गई। मैं छोटा था, उन्होंने मेरा इलाज किया। वो दिन खराब था क्योंकि उस दिन मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, और अच्छा इसलिए था उस दिन मैं मास्टर से मिला। जिस परिवार ने मुझ जैसे कमजोर को निकाल दिया था, मास्टर ने उसे अपनाया, उसे अपने बच्चों की तरह प्यार दिया, परिवार माना। और आज देखो, मैं इतना पावरफुल हूं कि मेरी जाति के लीडर भी मेरे आगे टिक नहीं सकते। वो मेरा एक अटैक भी झेल नहीं सकते। ये सब सिर्फ और सिर्फ मास्टर की वजह से हो पाया है। ये बताते हुए उस काले कौवे की आंखें भर आई थी। टॉमी, जो उसका मजाक उड़ाता था, उसे भी लग रहा था काले कौवे ने बहुत कुछ झेला है। टॉमी और काला कौवा मकड़ी को देखने लगते हैं तो मकड़ी कहती है, क्या हुआ तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कुछ मेरे चेहरे पर लगा है? तो टॉमी कहता है, अरे जरा अपने भी बारे में बताओ कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ है। वो मकड़ी अब बताती है कि मैं एंशिएंट स्पाइडर क्लैन की छोटी राजकुमारी हूँ। क्लैन मतलब एक विशेष समुदाय के सदस्यों से है। कुछ इंसान और बीस्ट अपना क्लैन बनाकर रहते हैं, जहां सिर्फ उनके ही जाति या वंश वाले रहते हैं और कोई बाहर ब्लड लाइन का नहीं। ये सुनते ही टॉमी और काले कौवे की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उन दोनों के मुंह से निकलता है, क्या तुम राजकुमारी हो? तभी वो सूर्यमंडल पेड़ भी बोल पड़ता है, क्या सच में तुम वहां की राजकुमारी हो? तो यहाँ क्या कर रही हो? कई ऐसे विशेष पेड़ पौधे होते हैं जिनमें एक निश्चित लेवल पर पहुंचने पर चेतना आ जाती है। तो सूर्यमंडल पेड़ के अंदर चेतना थी, तो वो बात कर सकता था और समझ भी सकता था। और यही हाल उस पर लटक रहे अमरबेल लताओं की भी थी। उनमें भी चेतन थी, लेकिन वह इस समय खर्राटे ले रही थी, नहीं तो वह भी इस चर्चा में भाग लेती। वो मकड़ी बताती है, मेरा नाम श्वेता है। मैं बस अपने क्लैन से बाहर निकली थी दुनिया घूमने के लिए। मैं बाहर कहीं बीस्ट से बैटल करती और उन्हें मार कर खा जाती, या तो फिर उनका पूरा खून ही चूस जाती। और ऐसे ही करते करते मैं यहाँ इस जंगल में पहुंच गई। मेरे पिता ने मना किया था कि किसी भी इंसान का शिकार करने या उनसे लड़ने को, तो मैं बस जंगलों में दूसरे बीस्ट का ही शिकार करती थी। मैं जब यहाँ पहुंची तो मुझे खून की स्मेल आई, जो कि सबसे अलग और मीठी स्मेल लग रही थी। जब मैं उस स्मेल का पीछा करते हुए पहुंची तो देखा कि मास्टर कुछ काम कर रहे थे और उनके अंगूठे से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इतना बिजी हैं कि उन्हें अपनी चोट का ध्यान ही नहीं था। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। तो फिर मैं अपना शरीर छोटा करके उनके पास पहुंच गई और धीरे धीरे उनका खून पीने लगी। ऐसा खून मैंने उससे पहले कभी पिया ही नहीं था। वो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा था और उसमें एक अलग ही पावर थी जो मेरे नाड़ियों को पूरा बदलकर उसमें पोषण दे रही थी, जिसकी वजह से मैं लेवल पार कर गई। उसे पीने की वजह से मेरे अंदर इंसानी भावनाएं प्रबल हो गईं और मुझे मास्टर से प्यार हो गया। और जब मुझे प्यार हो गया तो मैं उनका पीछा करके यहाँ चली आई। अब मेरा तो मास्टर को देखे बिना मन ही नहीं लगता है। टॉमी कहता है, तुम राजकुमारी हो तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें नहीं ढूंढते होंगे, 2 साल से यही पड़ी हुई हो। श्वेता कहती है, नहीं, परिवार में राजकुमार को ज्यादा अहमियत मिलती है, हम राजकुमारी को नहीं, क्योंकि आगे चलकर पूरे हमारे क्लेन को वहीं संभालेंगे। और यह सही भी है। वैसे भी मेरे 20 भाई बहन हैं, तो सोचो किसी एक के जाने से क्या ही फर्क पड़ता है। ओ अच्छा, मैं समझ गया, टॉमी ने कहा। तभी काला कौवा कहता है, अरे दादाजी, आप यहाँ हमसे पहले से थे, तो क्या आप यहाँ हजारों सालों से रहते हैं? सूर्यमंडल पेड़ कहता है, नहीं, मैं यहाँ बहुत पहले से नहीं था। मैं अब क्या ही बताऊं, मैं पहले ऊपर की ऊंची दुनिया में रहता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी पावर घटने लगी, तो फिर मुझे इस दुनिया में आना पड़ा। और जब मैं इस दुनिया में आया तो मुझे यहाँ की नेचर की देवी ने मास्टर के पास उनकी देख रेख करने के लिए भेज दिया। और यही अमरबेल लता के भी साथ हुआ। वह भी पहले ऊपर की दुनिया में ही रहता था, लेकिन जब उसकी पावर घट गई तो उसे भी इस दुनिया में आना पड़ा। तभी टॉमी के आंखों में एक चमक आ जाती है। वो कहता है,
क्या आप नेचर की देवी से मिल चुके हैं? वो कैसी दिखती है? वो जवान है या बूढ़ी? यही सवाल मकड़ी के भी मन में था। दोनों ही अब सूर्यमंडल पेड़ को बड़े ही ध्यान से देखने लगे, इस आशा में कि उन्हें इसका जवाब मिल जाए। सूर्यमंडल पेड़ कहता है, नेचर की देवी बहुत ही दयालु, सुंदर और अच्छी है। वो खूबसूरत तो इतनी है कि उन्हें देखकर उनका कोई भी दीवाना हो सकता है। उनकी उम्र तो इतनी है जितनी कि इस दुनिया की, मतलब कि करोड़ों अरबों साल, लेकिन फिर भी वो एकदम किसी 25 से 26 साल की लड़की की तरह दिखती है। और वो इतनी पावरफुल है कि शायद ही इसके ऊपर की दुनिया में भी कोई इतना पावरफुल हो। क्या सच में वो पावरफुल के साथ सुंदर भी हैं? श्वेता ने कहा। तभी काला कौवा कहता है, वैसे दादाजी आपने बताया कि आपको नेचर की देवी ने मास्टर की देखरेख करने के लिए भेजा है। मुझे एक बात इसमें समझ नहीं आई कि भला नेचर की देवी का मास्टर से क्या लेना देना है जो उन्होंने ऐसा किया। काले कौवे की बातों में दम था। सभी लोग अब इस पर सोचने लगते हैं। सूर्यमंडल पेड़ कहता है, मुझे इस बारे में तो नहीं पता कि मास्टर का नेचर की देवी से क्या लेना देना है। मैंने ना उनसे पूछा और ना उन्होंने मुझे बताया। तभी टॉमी कहता है, मुझे तो लगता है कि जरूर दोनों में कुछ ना कुछ है। कहीं नेचर की देवी मास्टर को पसंद तो नहीं करती है। सूर्यमंडल पेड़ कहता है, अरे नहीं, वो बहुत ही उम्र में बड़ी है, तो उनका ऐसा करना मुझे नहीं लगता। टॉमी कहता है, अरे कुछ भी हो सकता है, वैसे भी हमारे मास्टर भी किसी से कम थोड़ी है, वो भी तो बहुत हैंडसम है। हाँ, वो बहुत सिंपल तरीके में रहते हैं, लेकिन तब भी उनका चार्म कम नहीं होता है, और वो ऊपर से पावरफुल भी तो है। हमारे मास्टर में कोई भी कमी नहीं है। टॉमी की बातों में तो वो काला कौवा और श्वेता मकड़ी भी हाँ में हाँ मिलाती है। बात तो सही ही थी, वो भी तो अक्षत से प्यार कर बैठी है, तो शायद नेचर की देवी भी अक्षत से प्यार करती हूँ। इस पर सूर्यमंडल पेड़ भी सोचने लगता है, फिर कहता है, ये हो तो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि बात कुछ और होगी। तभी काला कौवा फिर से एक सवाल करता है, क्या आप ऊंची दुनिया से वापस सिर्फ पावर कम होने की वजह से आ गए थे? पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सूर्यमंडल पेड़ कहता है, देखो, यह तो मुझे नहीं पता कि मेरी पावर वहां कैसे घट रही थी, लेकिन ऊंची दुनिया में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो एक निश्चित लेवल से ऊपर हो, नहीं तो सभी बाहर कर दिए जाते हैं। इसका मतलब मास्टर भी यहाँ ऐसे आए होंगे। मैंने तो कई बार उन्हें किसी पृथ्वी नाम की दुनिया की बातें करता सुना है। टॉमी ने कहा। काला कौवा कहते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, उनकी पावर तो हम जैसों से कहीं ऊपर है। सूर्यमंडल पेड़ भी कहता है, हाँ, अब मुझे और अमर बेल लता को ही देख लो, हम दोनों वापस से ऊंची दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन हम जाना नहीं चाहते हैं। तो सोचो कि मास्टर की पावर तो हमसे कई गुना है, शायद वो नेचर की देवी के बराबर के होंगे, और मैंने भी उन्हें कई बार पृथ्वी नाम की दुनिया के बारे में कहते सुना है, लेकिन मुझे आज तक ऐसी दुनिया के बारे में पता नहीं है। जरूर वो दुनिया बहुत ही शक्तिशाली लोगों से भरी होगी, तभी तो मास्टर इतने पावरफुल हैं। दूसरी तरफ अक्षत मार्केट आ गया था। उसे देखकर एक दुकानदार कहता है, और अक्षत सर, आज आप क्या लेने और बेचने आए हैं? अक्षत हाथ हिलाते हुए कहता है, कैसे हो आप? आज मैं फिर वही मसाले और मेडिसिन बेचने निकला हूँ। वो दुकानदार कहता है, चलिए, अच्छी बात है, अगर मेरे लायक आपके पास कोई सामान हो तो मुझे जरूर बेचिएगा, और अगर कुछ लेना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अक्षत आगे जाते हुए कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। उस दुकानदार के पास एक ग्राहक खड़ा था जो अक्षत को बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहा था। वो आदमी का हुलिया काफी अजीब था, शरीर से तो काफी हट्टा कट्टा था। उसकी आंखें किसी भेड़िए की तरह खूंखार लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने बहुत लड़ाइयां एक हो। वो दुकानदार से कहता है, ये कौन है जिसे लगभग यहाँ के सभी दुकानदार नमस्ते वगैरह कर रहे हैं? वो दुकानदार कहता है, तुम नहीं जानते क्या? लगता है तुम यहाँ मार्केट में पहली बार आए हो। वो यहाँ मार्केट में बहुत फेमस हैं, खास करके अपने मेडिसिन और मसाले के लिए। पास का जो वो होटल है ना, जहाँ दूर दूर से लोग खाना खाने आते हैं, वहाँ प्रयोग होने वाली सारे मसाले यही देते हैं, और उनकी मेडिसिन तो इतनी कमाल की है कि कुछ ही घंटे में घाव को ठीक कर देती है। ये सुनकर तो वो ग्राहक थोड़ा हैरान हो जाता है,
तभी उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वो कहता है, तब तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। दुकानदार कुछ सामान सही करते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, जाओ मिल लो। वो अभी इतना ही कह पाया था कि उसे हवा का एक झोंका लगता है। वो सामने देखता है तो वो ग्राहक गायब। वो इधर उधर देखता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता है। वो दुकानदार बड़बड़ता है, अरे अभी तो ये यही था, कहाँ गायब हो गया? छोड़ो मुझे, इससे क्या। अक्षत आगे जा ही रहा था कि कोई लड़की उसके एकदम पास आकर उसका हाथ अपने बाहों में कस लेती है और बड़े ही सेडक्टिव आवाज में कहती है, अक्षत सर आप आ गए, मैं आपका बड़े दिनों से इंतजार कर रही थी। चलिए ना हम दोनों आज साथ में अकेले कमरे में धूम मचाते हैं। ये सुनकर तो अक्षत घबरा जाता है। वो तुरंत ही चौंक कर उससे दूर होते हुए कहता है, एम मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। इतना कहकर अक्षत अपने दोनों हाथ से अपने आप को ढकने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेचारा अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हो और ये लड़की उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रही हो। वो लड़की हंसते हुए कहती है, अरे अक्षत सर आराम से, मैं आपको खा थोड़ी जाऊंगी। आप तो कितने भोले हैं और कितना शर्माते हैं। दुनिया तो हमारे साथ रात बिताना चाहती है और आप है कि मुझसे दूर भाग रहे हैं। अक्षत सोचता है, अरे मुझे यह सब नहीं करना है और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, और करूंगा उसके साथ जिसके साथ मेरी फीलिंग होगी। तभी वो लड़की गंभीर हो जाती है और कहती है, अक्षत सर आपको हॉल मास्टर ने बुलाया है। ये सुनकर अक्षत एक लंबी सांस लेता है और उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगता है। वैसे ये लड़की यहाँ की मार्केट में पास ही में एक ब्रोथल हॉल से थी। यहाँ इस दुनिया में ब्रोथल को कोई नीची नजर से नहीं देखता। तभी तो वो हॉल इस मार्केट में अपने दम पर बिना किसी दबाव के चल रही है। यहाँ के ब्रोथल में बहुत सी यंग और खूबसूरत लड़कियां हैं। इनके एक पूरा हॉल ही है जिसकी एक मास्टर है जो सबकी लीडर है। वही सब कुछ इस ब्रोथल में संभालती है। अक्षत चलते जा रहा था। वो सोचता है, ब्रोथल हॉल की मास्टर, उनसे मैं एक बार मिला हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत है। उन्हें सिर्फ देखने के लिए ही ब्रोथल में लाइन लगी रहती है, ऐसी खूबसूरती है उनकी। वो मात्र आधे घंटे के लिए ही दिखाई देती है और फिर वो चली जाती है। मैंने तो उनके बारे में सुना है कि वो पहले एक कल्टीवेटर हुआ करती थी, लेकिन फिर न जाने क्यों वो ऐसे यहाँ ब्रोथल में काम करने लगी। वैसे यहाँ ब्रोथल हॉल में काम करने वाली सभी लड़कियां अपनी मर्जी से काम करती हैं। उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वैसे यहाँ उन सब के अलावा भी कई लोग इनसे सिर्फ कुछ बातें करने या इनकी डांस या संगीत सुनने भी आते हैं। और यहाँ जरूरी नहीं है कि सभी लड़कियां वो काम करती हों। मैं यहाँ एक बार मेडिसिन देने गया था, तब मैं उस मास्टर से मिला था। उनकी गहरी नीली आंखें, मैं तो उनमें खो सा गया था। वो अभी यह सब सोच ही रहा था कि वो दोनों ब्रोथल हॉल में पहुंच भी गए थे। अक्षत थोड़ा डर डर का अंदर जा रहा था क्योंकि चारों ओर लड़कियां ही लड़कियां थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लड़की अक्षत को सीधे उनके में बैठक में ले जा रही थी। ये अंदर का भाग था। यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ सकता था। कोई उसे आंख मार रही थी तो कोई उसे फ्लाइंग किस दे रही थी, कुछ तो उसे अपने पास बुला भी रही थी। पर अक्षत ने अपने आप पर अच्छे से कंट्रोल करके रखा था। लेकिन तभी एक लड़की उसको पकड़कर अपनी बाहों में भर लेती है और अपनी उंगली से उसके गालों पर फिराते हुए कहती है, अरे अक्षत सर चलिए ना मेरे साथ, हम कुछ बातें कर लेते हैं। अक्षत बेचारा उसकी बाहों में लाल पीला हो रहा था। उसके दिमाग के सारे पुर्जे धीरे धीरे हिल रहे थे। वो अब बैठक में आ गया था और जिस लड़की ने अक्षत को बाहों में भर रखा था वो इस ब्रोथल हॉल की टॉप 3 की ब्यूटी में दूसरे नंबर पर आती है। यहाँ की 3 ब्रोथल क्वीन मानी जाती है, जिनकी खूबसूरती को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बस कुछ बातें करने के लिए हजारों लाखों सोने के सिक्के देने को तैयार रहते हैं। इन 3 ब्रोथल क्वीन में नंबर 1 पर यहाँ की मास्टर है, जिसकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए ही 50,000 सोने के सिक्के देने होते हैं। तो उनसे साथ समय बिताने की बात ही छोड़ दीजिए। जबकि अक्षत का तो 1,000 सिक्कों में पूरे महीने का खर्चा निकल जाता है और वो पृथ्वी का कंजूस होने के कारण उसमें से भी कुछ न कुछ बचा ही लेता है। लेकिन फिर भी लोगों की उनके लिए भीड़ कम नहीं होती है।
वो लड़की तो अब अक्षत को किस करने ही वाली थी कि तभी एक आवाज आती है, उन्हें परेशान करना बंद करो। ये सुनते ही वो लड़की अक्षत से दूर हो जाती है। कमरे में ज्यादा लोग नहीं थे। सामने एक लाल ड्रेस में जालीदार नकाब लगाए एक लड़की आती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आसमान से उतरी कोई खूबसूरत परी हो। उसके चारों ओर एक अलग ही आभा थी। उसके चलने का तरीका ही कई लोगों के दिलों को घायल कर सकता था। उसकी आदत किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। और उसकी झील से गहरी नीली आंखें, आए हाय हाय हाय, उसका तो शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। उसमें गहराई तो इतनी थी कि पूरा सेट ही उसमें समा जाए। अक्षत तो उसे देखते ही रह गया। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि वो बाहर जाकर सबको चिल्लाकर कहेगा कि यह सिर्फ मेरी है। अक्षत का पूरा चेहरा ही लाल पड़ा हुआ था। उसे थोड़ा शर्म आ रही थी और वो नर्वस भी था। जो लड़का बेचारा लड़कियों से दूर ही रहा है, वो इतनी सारी लड़कियों में तो नर्वस हो ही जाएगा जब सभी खूबसूरत हों। अक्षत सोचता है, इनकी खूबसूरती का तो क्या ही कहना। पिछली बार मैं सिर्फ एक ही झलक इन्हें देख पाया था और इस बार इन्हें अच्छे से देख पा रहा हूं। हालांकि इन्होंने नकाब लगा रखा है, लेकिन फिर भी उनकी खूबसूरती कम नहीं पड़ रही है। मैं उनकी खूबसूरत होठों की कल्पना कर सकता हूँ। तभी अक्षत को होश आता है। वो धीरे से कहता है, अरे अक्षत, ये तू क्या कर रहा है? तू कहाँ खोते जा रहा है? अपने आप को शांत रख। तू यहाँ सिर्फ उनके बुलाने पर किसी काम से आया है। अक्षत अपने दिमाग को बहलाने के लिए सोचने लगता है। खैर, जब मैं पिछली बार आया था तो ये सिर्फ मेरा वेलकम करके चली गई थी और फिर मैंने एक लड़की का इलाज किया था। उसे काफी गहरी चोट आई थी। उस पर किसी डाकू ने हमला कर दिया था। इस बार कौन है जिसका मुझे इलाज करना है? कोई इस कमरे में बीमार तो नहीं लग रहा है। कमरे में काफी शांति थी। सामने अक्षत खड़ा था और उसके सामने ब्रोथल हॉल की मास्टर खड़ी थी और अगल बगल 2 ब्रोथल क्वीन के अलावा कुछ लड़कियां खड़ी थीं, जो सभी बस मास्टर के किसी भी आदेश का इंतजार कर रही थीं। तभी वो मास्टर कहती है, आपका यहाँ स्वागत है अक्षत सर। उसकी आवाज में एक मधुरता थी जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। तभी वो मास्टर कहती है, अब सभी यहाँ से जा सकते हैं, अक्षत सर को छोड़कर। ये सुनते ही तो अक्षत का दिमाग दौड़ने लगता है। क्या मैं और हॉल मास्टर अकेले इस कमरे में? ये क्यों सभी को बाहर भेज रही है? क्या ये मेरे साथ? टू बी कंटिन्यूड।